हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में मैं सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, आते हैं व्यापार करते हैं, फिर बाद में कुछ अन्य कंपनियों का गठन होता है व्यापार करने के उद्देश्य से कि आप भारत में जाके व्यापार करिए। बाद में उन सभी कंपनियों को एक कंपनी बना दिया गया और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इन सब चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे देखते हैं कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। हम लोगों ने देखा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है, स्थापना से प्रारंभ से शुरू करते हैं ये लोग, बाद में दूतों के माध्यम से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने में सफल होते हैं। बाद में क्या हुआ कि 1715 ईस्वी आते आते कंपनी को यह लगना शुरू हो गया, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो पहले से विशेषाधिकार हमको प्राप्त हैं, उन विशेषाधिकारों से अब हमारा काम नहीं चल रहा है। कंपनी ने यह फैसला किया कि हमको कुछ और विशेषाधिकार चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपना व्यापार तेजी से विकास कर सके, अपने व्यापार का, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। 1715 ईस्वी में कंपनी के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, उन लोगों ने सोचा क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि पहले जब हम लोगों ने दूतों के माध्यम से विशेषाधिकार प्राप्त किया था, तो पुनः ही एक बार मुगल सम्राट के दरबार में जो है दूत भेजा जाए। तो 1715 ईस्वी के आसपास इन लोगों ने क्या किया कि दूत भेजने का फैसला किया। इन लोगों ने सोचा कि अगर एक आदमी जाएगा तो वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि एक दूत मंडल बनाया। दूत मंडल की स्थापना करते हैं। किसकी अध्यक्षता में? जॉन शरमन की अध्यक्षता में। जॉन शरमन की अध्यक्षता में 1715 ईस्वी में एक दूत मंडल की स्थापना की जाती है। इसमें कौन कौन से और शामिल किए जाते हैं? एडवर्ड स्टीफन, विलियम हैमिल्टन, और कौन शामिल होता है? ख्वाजा सेहुर्द। इन लोगों के नेतृत्व में इन्हें वहां पर सदस्य बना के इन्हें प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया जाता है। इन लोगों को भेजा जाता है कि आप जाइए मुगल दरबार में जो है कंपनी के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करिए। ये लोग जाते हैं। जॉन शरमन की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल जाता है। मुगल सम्राट अपने दरबार में बैठा हुआ था, ये लोग पहुंचते हैं। मुगल सम्राट ने पूछा कि क्यों, कैसे आना हुआ? तो इन लोगों ने कहा कि महाराज हमें कुछ विशेषाधिकार चाहिए। महाराज ने कहा कैसा विशेषाधिकार? तो इन लोगों ने कहा कि महाराज जो पहले से विशेषाधिकार चला आ रहा है उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, आप अगर थोड़ी सी अनुमति दे देंगे तो हमारा कार्य तेजी से चलना शुरू होगा, हमारा व्यापार तेजी से विकसित हो जाएगा। महाराज ने कहा चाहत क्या है तुम्हारी, बताओ। तो इन लोगों ने कहा कि महाराज ये जो बंगाल है जहां पर हम लोग काबिज हैं, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, वहां पर हम सिक्का ढालना चाहते हैं, सिक्का ढालना चाहते हैं। उसने कहा और 3 लोगों ने कहा कि महाराज ये जो कलकत्ता है, कलकत्ता, इसके आसपास के जो 38 गांव है, कितने गांव हैं? 38 गांव, हमें इन्हें खरीदने की अनुमति दी जाए। मुगल सम्राट नाराज हो जाता है, कहता है पहले से ही आप लोगों को इतना विशेषाधिकार प्राप्त हो चुका है कि जिसके कारण आप लोग स्वयं से भी जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो कि हम काफी मजबूत हो गए। अभी हम लोग आगे घटना देखते हैं कि ये स्वयं को इतना मजबूत समझना शुरू कर दिए कि मुगल सम्राट के ऊपर ही इन लोगों ने आक्रमण किया। अभी हम उसको आगे देखते हैं। तो सम्राट से इन्होंने क्या कहा कि हमें बंगाल में सिक्का ढालने की अनुमति दी जाए, साथ में कलकत्ता के जो चारों तरफ 38 गांव स्थित हैं इन्हें खरीदने की अनुमति दी जाए। मुगल सम्राट नाराज हो जाता है। मुगल सम्राट कहता है कि अगर आप लोग कोई भी हरकत करेंगे तो जो पहले से विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनको हम समाप्त कर देंगे। ये लोग अब परिस्थिति को भांपते हुए सोचते हैं कि चलिए भाई, जो पहले से विशेषाधिकार प्राप्त है हम उससे संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये लोग इतने चतुर थे, इनके समय की जो परिस्थितियां थी इनके बिल्कुल अनुकूल थी। थोड़े ही समय बाद मुगल सम्राट को एक दर्दनाक बीमारी होती है। कष्टदायक बीमारी से मुगल सम्राट छटपटाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर कोई भी वैद्य कहीं भर भी हो उपलब्ध, उसे उपस्थित किया जाए और हमारे दर्दनाक बीमारी से हमको मुक्ति दिलाए। तो इन्हीं में
जो ये जॉन शरमन की अध्यक्षता में दूत मंडल गया था, इसमें एक सर्जन था, एक सर्जन था। इस दूत मंडल में एक सर्जन था। महाराज कहते हैं कि कोई कुछ भी ले ले, लेकिन हमारे जो पीड़ा है उसको समाप्त कर दीजिए। इन लोगों ने कहा कि महाराज आप परेशान मत होइए। जॉन शरमन की अध्यक्षता वाला दूत मंडल, वो लोग कहते हैं महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको ठीक कर देंगे। इन लोगों ने दवा करना शुरू कर दिया। वैद्य इसमें जो शामिल था सर्जन, उसने दवा करना शुरू कर दिया और सम्राट का जो कष्टदायक पीड़ादायक बीमारी थी वो ठीक हो गई। महाराज प्रसन्न हो गए। महाराज ने कहा कि हम आपको विशेषाधिकार देते हैं, कुछ सुविधाएं देते हैं। महाराज जो है प्रसन्न हो गए। अपने दर्दनाक बीमारी से छुटकारा पाने के बाद ये प्रसन्न मुद्रा में है। महाराज ने क्या किया कि 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी कर दिया, शाही फरमान जारी कर दिया। इस शाही फरमान में क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा कि अगर मात्र 3000 रुपया वार्षिक दे दो, मात्र 3000 रुपया वार्षिक, 3000 रुपया यदि आप वार्षिक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कर दे रहे हैं। 3000 वार्षिक कर अगर आप दे रहे हैं तो बंगाल में आप व्यापार कर सकते हैं। बंगाल में आप क्या कर सकते हैं? बंगाल में आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं, केवल 3000 रुपया। उस समय 3000 भी मामूली रकम नहीं थी। इन राजा ने क्या कहा? सम्राट कौन था? सम्राट फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया 1717 ईस्वी में। यहां से एक चीज पेपर में प्रश्न पूछता है कि कौन सा मुगल दरबार में आने वाला, बाद में आने वाला कौन सा ऐसा दूत था? कंपनी ने किसे बाद में दूत के रूप में मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? पेपर में ऐसे ऑप्शन दे देगा कि जो पहले से आए हुए थे दूत उनको दे देगा, और एक इसमें से दे देगा कि जो 1715 ईस्वी के आसपास कंपनी ने भेजा था दूत फर्रुखसियर के दरबार में, उसमें से देगा। जैसे कि जॉन शरमन को दे देगा, या एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन को दे देगा, या ख्वाजा सेहरदू को दे देता है कि ऑप्शन में कि इसमें से कौन दूत के रूप में जो है प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। तो हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो फर्रुखसियर के दरबार में आए थे तो 1715 ईस्वी में जो दूत मंडल आया था तो वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता जॉन शरमन ने की थी और उसमें कुछ लोग शामिल थे। अब फर्रुखसियर के दरबार में आते हैं। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी कर दिया। शाही फरमान में क्या था कि अगर आप 3000 रुपया वार्षिक कर दे दीजिए, मात्र 3000, उस समय रकम काफी थी लेकिन व्यापार के लिहाजा से ये ठीक ठाक रकम थी। सरकार ने, फर्रुखसियर ने क्या कहा कि अगर कंपनी हमको 3000 रुपया वार्षिक कर दे तो बंगाल में मुक्त व्यापार कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यापार कर सकते हैं। साथ में इन्होंने क्या कहा, अगर आप 10,000 दे दें, 10,000 रुपया दे दे वार्षिक कर, वार्षिक कर अगर आप 10,000 रुपया देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि सूरत के सभी करों से आपको मुक्ति मिल गई। आपको बाकी कोई भी कर नहीं देना है, सभी करों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 10,000 रुपया एक मुश्त आप जमा कर दीजिए, आपको जितने भी कर वहां पे हैं, छोटे बड़े जितने भी कर हैं सब माफ है, केवल एक बार आप 10,000 रुपया जमा कर दीजिए। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि आप जो मांग रहे थे कि हमें बंगाल में सिक्का ढालने की अनुमति दे दी जाए, तो काहे खर्चा बढ़ा रहे हैं? आप एक काम करिए, जो बंबई में आप सिक्का ढाल रहे हैं, जो बंबई में आपने सिक्का ढाला है वो संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलेगा। जहां जहां जो हमारा साम्राज्य है, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने क्या कहा कि जहां तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ है, ये मुंबई में, मुंबई जो इस समय मुंबई, यहां पर जो आप सिक्का ढाल रहे हैं ये संपूर्ण साम्राज्य में चलेगा। जहां तक हमारा साम्राज्य है वहां तक चलेगा, क्या जरूरत परेशानी उठाने की कि आप दूसरे जगह भी सिक्का ढालिए। ऐसी घटनाओं को इसे शाही फरमान विशेषाधिकार प्राप्त हुआ 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने दिया। एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और इन्होंने क्या कहा कि इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? कंपनी का ये मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? मैग्ना कार्टा का अधिकार है, अर्थ है कि महान अधिकार पत्र। अब यहां
से एक चीज पेपर में प्रश्न पूछता है कि जब मुगल सम्राट ने शाही फरमान जारी किया 1717 ईस्वी में, जो अंग्रेजों को विशेष छूट दी गई, विशेषाधिकार के तहत दिया गया, तो इसका विरोध क्या किसी ने किया था? हाँ, इसका विरोध एक आदमी ने किया था। कौन किया था? बंगाल का वो सूबेदार था मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया था। कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा है। पेपर में प्रश्न इसलिए पूछता है कि जब सम्राट ने आदेश जारी कर दिया तो किसकी हिम्मत है उसका विरोध करे। लेकिन बंगाल का सूबेदार जो मुर्शीद कुली खान था, उसने इस शाही फरमान का विरोध किया। उसने क्या कहा कि अगर अंग्रेजों को इसी तरीके से छूट मिलती रही तो एक दिन ये खतरनाक रूप ले लेंगे, एक दिन हमारे लिए परेशानी का कारण बनेंगे। जो बाद में ऐसा हुआ भी कि इन सभी विशेषाधिकारों को प्राप्त करते करते मुगल सम्राट के लिए ही इन लोगों ने बाद में समस्याएं खड़ी कर दी। अब विभिन्न परिस्थितियों को स्थापित करते करते, झेलते झेलते, और उन्होंने क्या देखा कि जो भारत में रहने वाले हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें आसानी से पराजित किया जाता है। इनके अनुकूल परिस्थितियां जो है परिवर्तित होती चली गई। अब अंग्रेज स्वयं को अत्यधिक मजबूत समझना शुरू कर दिए, अत्यधिक मजबूत समझना शुरू कर दिए। तो इसके लिए इन लोगों ने हुगली के आसपास इन लोगों ने आतंक फैला दिया, लूटपाट शुरू कर दिया। अब स्वयं को ये मजबूत समझते थे, इसलिए इन लोगों ने क्या किया? अपने बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब इन्होंने मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब की भी जहाज, अगर मुगल सम्राट के जो शाही जहाज था, शाही जहाज, इसको 1688 ईस्वी में इन लोगों ने दुस्साहसपूर्ण तरीके से पकड़ लिया। मुगल सम्राट के जो जहाज थे उसको भी इन लोगों ने दुस्साहस तरीके से पकड़ लिया। अब औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब क्या कहता है कि ये लोग विदेश से आए हुए, भारत के बाहर से आए हुए हैं, और इतना इन लोगों का दुस्साहस बढ़ गया कि हमारे जहाज को पकड़ ले रहे हैं। अब इसने क्या कहा कि इनसे युद्ध होना चाहिए, इनके बल की औकात इनको पता होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सीमा पार की है, हद पार कर दिया है। औरंगजेब ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और उधर कौन था? सर जॉन चाइल्ड। एक पेपर पढ़ने यहां से निकल के आता है कि किस मुगल सम्राट से अंग्रेजों ने युद्ध किया था। किस मुगल सम्राट से? औरंगजेब से। और कौन अंग्रेज था? तो सर जॉन चाइल्ड। इनके भी 1688 ईस्वी में युद्ध होता है। अंग्रेज बुरी तरह से पराजित होते हैं, लेकिन बाद में औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड अर्थात अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। जब संधि हो जाती है तो औरंगजेब ने कहा चलिए ठीक है, जो हमारे पूर्वजों ने पहले से आपको विशेषाधिकार दिए हुए हैं हम उसको मान रहे हैं, और ये आप लोग पुनः भारत में रह के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन तरीके से रह के व्यापार करिएगा। अंग्रेजों की भी परिस्थिति उस समय ऐसी थी कि संधि को मानने के लिए ये लोग मजबूर थे। कुछ क्षतिपूर्ति देने के बाद औरंगजेब को ये लोग खुश कर देते हैं, और इन लोगों ने भी परिस्थिति को भांपते हुए चुपचाप रह के व्यापार करना ही मुनासिब समझा। बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे जो प्रवर्ती मुगल सम्राट आते हैं, जो बाद में कमजोर मुगल सम्राट होते हैं, उनको इन लोगों ने पराजित किया, या हम उनसे कहें कि ऐसी संधि की है कि अपने शर्तों के अनुसार इन लोगों ने संधि किया आने वाले मुगल सम्राटों से। लेकिन यहां से क्या है कि पेपर में प्रश्न इसलिए पूछता है कि औरंगजेब जो कि एक अच्छा शासक कहा जा सकता है, मुगल साम्राज्य का आखिरी सम्राट ऐसा था कि जिसे हम लोग ये मजबूत सम्राट के रूप में कह सकते हैं। बाद में जितने भी सम्राट हुए वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, जिससे मुगल सत्ता का जो है पतन हो गया। लेकिन इस औरंगजेब से भी अंग्रेजों ने युद्ध किया था। भारत के मद्रास क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार तो था ही, मद्रास क्षेत्र पर अधिकार था। इन लोगों का कलकत्ता में सत्ता स्थापित हो चुकी थी, अर्थात बंगाल में भी सत्ता कायम थी, सत्ता स्थापित थी। बंबई जो है इनको दहेज के रूप में मिल चुका था, बंबई दहेज के रूप में इनको प्राप्त हो चुका था अंग्रेजों को। हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था किस तरीके से बंबई इनको दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। अब इन तीनों स्थानों को इन लोगों ने 1700 ईस्वी के आसपास इन तीनों स्थानों को प्रेसिडेंसी नगर में इन लोगों ने परिवर्तित कर दिया।
प्रेसिडेंसी नगर में परिवर्तित कर दिया। इसमें जो ये कलकत्ता था ये प्रथम प्रेसिडेंसी था। पहला प्रेसिडेंसी कौन था? ये कलकत्ता था। और इस प्रेसिडेंसी का प्रमुख कौन था? सर चार्ल्स अय्यर। सर चार्ल्स अय्यर इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पहले प्रमुख थे। ये यहां से पेपर में प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों के जब कंपनी स्थापित हो चुकी थी या अंग्रेजों की सत्ता प्रारंभ हो चुकी थी तो उन लोगों ने क्या किया कि जो अपने क्षेत्र थे जहां पर इन लोगों ने कब्जा अपना जमा लिया था, कितने प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया था? तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता अर्थात 3 प्रेसिडेंसियों में परिवर्तित कर दिया था। कौन कौन थे? तो सामने मद्रास, कलकत्ता और बंबई, यही तीनों प्रेसिडेंसी स्थापित कर रखे थे अंग्रेजों ने। अब ये अंग्रेज भारत में स्थापित हो चुके थे, स्वयं को मजबूत भी समझना शुरू कर दिए थे। जिस स्थान पर थे जहां पर ये लोग काफी तादाद में थे और मजबूत स्थिति में थे, इन लोगों ने किला भी बनवाना शुरू कर दिया। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे था, जिसने चंद्रगिर के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और मद्रास में एक किला बंद कोठी बनवाई, एक किला बंद कोठी बनवाया अर्थात किला बनवाया। उसका नाम इन लोगों ने क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहां का किला था? तो ये मद्रास वाला था। उसी तरीके से पेपर में पूछता है कि जो कलकत्ता में इन लोगों ने किला बनवाया था उसका क्या नाम रखा था? तो कलकत्ता में इन लोगों ने किला बनवाया, कलकत्ता वाले किले का नाम इन लोगों ने रखा फोर्ट विलियम। और इन लोगों ने एक किला बनवाया पांडिचेरी में। पांडिचेरी, आजकल इसको पुंडचेरी कहते हैं। यहां पर इन लोगों ने, अंग्रेजों ने किला बनाया, उसका क्या नाम रखा? उसका नाम रखा फोर्ट लुई। से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है अंग्रेजों के जो प्रमुख किले थे कौन कौन से थे या कहां पर अवस्थित थे? तो मद्रास वाला फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता वाला फोर्ट विलियम, पांडिचेरी आजकल जिसको पुदुचेरी कहते हैं वहां वाले किले को फोर्ट लुई कहते थे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।